नमस्कार। नितिन मिश्राम साहब, स्वागत है आपका। अमेरिका से आप अभी भी वापस आए और आप वहां पर तमाम जगहों पर गए, वॉशिंगटन डीसी से लेकर सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क। इस बीच में हमारे यहाँ बहुत कुछ चल रहा है नितिन साहब। Yes. और चल ये रहा है, कहा जा रहा है कि ये किताब खतरे में है। ये भारत का संविधान है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है, बहुत सीरियसली कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किताब खतरे में है। सीधा सवाल नितिन साहब, क्या भारत का संविधान खतरे में है? आप तो संविधान विशेषज्ञ हैं, आपको तो चीफ जस्टिस भी नाम लेकर बुलाते हैं और बड़ी इज्जत से सुनते हैं आपको। बताइए, क्या ये किताब खतरे में है? कोई खतरे में नहीं। कैसे कह रहे हैं कोई आप? खतरे कैसे कह रहे हैं आप? जिन लोगों ने संविधान की 2 आर्टिकल नहीं पढ़ी है वो लोग बता रहे हैं आपको संविधान खतरे में है। जिन लोगों ने संविधान पढ़ा है वो लोग नहीं बता रहे संविधान खतरे में। ओके। संविधान में प्रोविजन है कि संविधान खतरे में नहीं रखने का संविधान में प्रोविजन है। हमारे संविधान में कोई प्रोविजन बताइए जिसके तहत संविधान को उलट फेर करके दोबारा से नया संविधान लिखने का कोई प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं है। नहीं, आर्टिकल्स चेंज तो हो सकते हैं, आर्टिकल्स चेंज हो सकते हैं, अमेंडमेंट की प्रोसीजर है, आर्टिकल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स में पिछले 75 सालों का इतिहास हमने देखा है। संविधान में इतनी सारी अमेंडमेंट आई है, मोर देन 100 अमेंडमेंट्स आई है। आप मुझे एक अमेंडमेंट बताइए जिसकी वजह से संविधान को खतरा पहुंच जाए। एक अमेंडमेंट। और इवन आर्टिकल 368 में भी प्रोविजंस है। प्रोविजंस क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, फिर यूनियन जुडिशियरी, स्टेट जुडिशियरी, फिर उसमें जो स्टेट यूनियन रिलेशनशिप रिलेशनशिप विद लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, फिर 7th शेड्यूल, फिर आप जो आर्टिकल 73 है जो कहता है कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 162 है जो कहता है कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स। ये जो बेसिक जो कोर आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरी कोर आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बदलने के लिए बहुत कठिन प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत कठिन प्रोसेस। और वो कठिन प्रोसेस से हमारा संविधान इतना ड्यूरेबल हो चुका है 75 सालों में कि संविधान इस देश में कंसेंसस है कि संविधान इस देश में रहेगा। संविधान को बदलने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में सुधार करने का प्रावधान, आर्टिकल्स चेंज, सुधार करने का प्रावधान है। संविधान में को बदलना यदि है तो फिर आपको कोई मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। संविधान में संशोधन करने के लिए मेजॉरिटी की जरूरत है, संविधान को बदलने के लिए कोई मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। कोई कल सरकार कह देगा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, वो कहेगा कि हम पार्लियामेंट नहीं मानते हैं, कल सैनिक शासन आ गया, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो संविधान बदलने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। और संविधान के संशोधन हमने देखे हैं 75 सालों में। संविधान को कोई खतरा नहीं है। हो सकता है कोई खतरा तो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। ये क्या बात है? यस, सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का पिछले कई सालों से इंटरप्रिटेशन किया है, उसकी वजह से पार्लियामेंट को फोर्स हुआ है, फोर्स अमेंडमेंट्स लाना पड़ा है। दे वर कंपेल्ड टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हॉस्टाइल इंटरप्रिटेशन किया है, जैसे पार्लियामेंट को अमेंडमेंट के पावर छीन लिया। जैसे आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि रिजर्वेशन के प्रोविजंस को गलत तरीके से इंटरप्रीट कर दिया। इवन प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर्स जो वेलफेयर पॉलिसीज लेके आ रहे थे उसको बार बार चैलेंज किया, तो आर्टिकल 31 जो है उसमें अमेंडमेंट्स हुई। फंडामेंटल राइट्स का जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हमें 300A में लेके जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के वजह से। तो मैं आपको कह रहा हूँ, हाफ ऑफ द अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में, हाफ ऑफ द, बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट कर रहा है, हाफ ऑफ द अमेंडमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्लियामेंट को इसलिए लानी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्टाइल इंटरप्रिटेशन की कि प्रॉपर्टी का राइट है तो आप जमींदारी नहीं हटा सकते। यस, अब ये इंटरप्रिटेशन होगा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके प्रॉपर्टी राइट्स को फंडामेंटल राइट से हटा के आपको पीछे ले जाना पड़ेगा। दो इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में फर्स्ट अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने लाया, राइट। उन्होंने जो है 9th शेड्यूल डाला। बाबा साहब अम्बेडकर ने 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने डाला। 9th शेड्यूल में जो कानून रखे जाएंगे उनको सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखना पड़ा। तो डर किसका था?
कोर्ट का बाबा साहब के भी पीरियड में डर कोर्ट का था। फिर इंदिरा गांधी का जमाना आया, और कोर्ट ने किया फाइनली, उन्होंने कहा कि 9 शेड्यूल को भी हम जांचेंगे। तो वो किया है, उन्होंने किया है। आईआर कोयलो नाम का जजमेंट है। आईआर कोयलो ने क्या किया कि तमिलनाडु में जो जो रिजर्वेशन 69% दिया गया, उसको पार्लियामेंट ने 9 शेड्यूल में रखा। उसको आईआर कोयलो ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर 73 मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के केशवानंद जजमेंट के बाद जो भी 9 शेड्यूल में अमेंडमेंट आप करेंगे उसमें उसको भी हम जांचेंगे। तो बाबा साहब का डर सही था कि ये कोर्ट जो है ये कुछ खुराफात करेगा। इसके लिए उन्होंने एक प्रोटेक्टेड 9 शेड्यूल उन्होंने बनाया, प्रोटेक्टेड दीवार की का एक किला बनाया कि 9 शेड्यूल के अंदर कुछ डालते हैं, और सारे जमींदारी कानून और फिर बाद में आरक्षण के कानून उसमें डाले गए हैं। और पता है आपको, सारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये डर फैलाया है उन लोगों का कहना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आने के बाद देश में गरीबी बढ़ी है, और लैंडलेस लोग जो थे जिनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना था उनके पास आज भी लैंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंट किया है। बेसिक स्ट्रक्चर तो जमींदार को कहने पर लाया गया ना। केशवानंद भारती वाज अ लैंडलॉर्ड इन केरला, एंड आफ्टर हिज पिटीशन दिस डॉक्ट्रिन लैंड इशू वाज डायरेक्टली अंडर कंसिडरेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि केशवानंद भारती जजमेंट ने 31C आर्टिकल जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसको स्ट्रक डाउन किया। वो आर्टिकल क्या है कि कोई भी लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यदि सरकार कैरी आउट करती है और जिसका मकसद है सोशल जस्टिस करना, इकोनॉमिक जस्टिस करना, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी लाना, वेलफेयर मेजर्स लाना, यदि उसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट में है और वो उद्देश्य फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है वो कानून, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसकी जांच नहीं कर सकते। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लाया गया है ऐसा माना जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के दायरे से उन कानूनों को बाहर रखना था। ये आर्टिकल 31C को तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया केशवानंद भारती जजमेंट में। तो आप देखेंगे कि हाफ ऑफ द अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में आए हुए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार दूसरा एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 92 जजमेंट में 93 जजमेंट जो 92 जजमेंट जो इंदिरा साहनी जजमेंट है, इंदिरा साहनी जजमेंट की वजह से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो हॉस्टाइल इंटरप्रिटेशन है कि SC ST को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा, तो उसकी वजह बहुत अजीब केस है सर। इंदिरा साहनी का तो इतना अजीब केस है, OBC रिजर्वेशन का केस है, जजमेंट SC ST के खिलाफ दे दिया उन्होंने। जजमेंट इसे मतलब इंदिरा साहनी केस में केस है OBC के आरक्षण का। हाँ, जजमेंट आया SC ST के खिलाफ, जबकि SC ST वहां है नहीं, वो उनकी केस नहीं है, उनका इशू नहीं है, कुछ नहीं। SC ST का कोई वकील नहीं है, उस SC ST का पक्ष रखने वाला कोई वकील नहीं है, SC ST कमीशन तक नहीं है हाँ उनके सामने, और कोई बहस नहीं SC ST को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहले कहा कि ये जो गलत है, और उसकी वजह से 4-5 अमेंडमेंट जो है वो फोर्स्ड हो गई पार्लियामेंट में, और वो सारी अमेंडमेंट फिर बाद में चैलेंज हुई नागराज जजमेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से धोखा है संविधान को, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि संविधान को यदि धोखा होता तो 75 साल में ये अच्छी अमेंडमेंट क्यों आती। सही बात, ये सारी अच्छी अमेंडमेंट, इवन इंदिरा गांधी के पीरियड की अच्छी अमेंडमेंट, राइट। इंदिरा गांधी ने जो बहुत बेहतरीन अमेंडमेंट लाई है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अमेंडमेंट अच्छी है। तो इसीलिए संविधान को खतरा करने का सवाल नहीं आता। और दूसरी बात, संविधान को बचाना है तो मोदी से नहीं बचाना है, कोर्ट से बचाना है। कोर्ट से बचाना है। मोदी ने क्या अमेंडमेंट लाया? मोदी के तो 8 अमेंडमेंट में आपको गिना देता हूँ। फर्स्ट अमेंडमेंट NJSC की जजों की नियुक्ति का जो तरीका ओरिजिनल, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया। हाँ, तो ओरिजिनल वो भी, और संविधान का जो ओरिजिनल तरीका है उसको वापस ले जाना है। इसमें कांग्रेस से लेकर सब पार्टी ने सपोर्ट किया था। NJC फर्स्ट। इसके बाद क्या क्या अमेंडमेंट है, टोटल 8 अमेंडमेंट है। इसके बाद GST, इसके बाद EWS, महिला आरक्षण, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को OBC का दर्जा देना, OBC की लिस्ट बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को देना, फाइनेंशियल पावर्स जो है स्टेट के, और 6 शेड्यूल है उसमें एक मामूली सा संशोधन, और SC ST का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए बढ़ाना। ये तो 8 अमेंडमेंट है, और इसमें से हर अमेंडमेंट को अपोजिशन ने सपोर्ट किया। कोई अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। इसको देखिए, इस अमेंडमेंट्स को एक बार देखिए, आपने तो इसके ऊपर ओपिनियन पब्लिश किया, एक बार इसको लीगल पर्सपेक्टिव से देखिए।
जो फर्स्ट अमेंडमेंट मोदी ने लाया है वो आर्टिकल 124 में है कि जजों की अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए एनजेएसी, ठीक है। उसमें जो है उस अपॉइंटमेंट में मोदी ने ये देखा कि जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस संविधान में है उस तरीके से अपॉइंटमेंट करना चाहते थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के लिए होता है, एड एंड एडवाइस का प्रिंसिपल 74 में जो है सबके लिए लागू होता है, और प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट का पावर है। प्रेसिडेंट के ऊपर न भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास वो रिस्टोर करने के लिए अमेंडमेंट आया। वो अमेंडमेंट किसने फोर्स किया? सुप्रीम कोर्ट ने। सेकंड जजेस केस की वजह से करना पड़ेगा। सेकंड जजेस केस की वजह से हॉस्टाइल इंटरप्रिटेशन केस किया, सारा पावर अपने पास में ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सारे ऑपोजिशन ने भी सपोर्ट किया, और 17 राज्यों ने इसको सपोर्ट किया। यस, हाफ ऑफ द स्टेट्स क्यों सपोर्ट करना पड़ा? नेशनल कंसेंसस था इस पे। हाफ ऑफ द स्टेट इसलिए सपोर्ट करना पड़ा क्योंकि 368 में ये बताया गया है कि यूनियन जुडिशियरी के कंपोजिशन में यदि आप कोई चेंज करते हैं तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट का रैटिफिकेशन चाहिए। कोई देश कोई किसी पार्टी ने, मुझे नहीं लगता कि कोई अपोजिशन, सारी पार्टियां चाहती हैं कि कॉलेजियम जाए। यस, मतलब 100% देश का हर वोटर चाहता है, हर वोटर चाहता है 100%। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। दूसरी अमेंडमेंट आई है, ओबीसी को रिजर्व, ओबीसी कमीशन को एक नेशनल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने का, ये 340 का एक्सटेंशन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ही उसको जो है संविधान में लिख कर रखा था। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो रामविलास पासवान जी ने एक अमेंडमेंट लाया था कि SC ST और ओबीसी ऐसा लिखा हुआ था आर्टिकल 338 में, जहाँ SC ST का कमीशन बना हुआ है, तो वहां ओबीसी का भी था। तो ओबीसी को हटाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने हटा दिया। ओबीसी को नहीं हटाते तो SC ST OBC कमीशन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। इन्होंने हटा देने की वजह से उसका कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा चला गया, मोदी ने उसको रिस्टोर। ठीक है, कोई नया अमेंडमेंट है? कोई नया अमेंडमेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप देखेंगे कि जीएसटी जो है कि इस देश में एक टैक्सिंग पॉलिसी होनी चाहिए, उसको लेकर पिछले 15 साल से इस देश में डिबेट चल रहा है, काफी कंसल्टेशन हुआ है, सारी पार्टियां इसमें सपोर्ट किया इसको। यस, तो टैक्सिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए उसको लेकर जो है एक अमेंडमेंट आया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसके तहत जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया कि स्टेट्स को भी एक पोर्शन होगा, यूनियन गवर्नमेंट को भी एक पोर्शन होगा। कांग्रेस का ये कहना है कि गलत तरीके से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है। वो अमेंडमेंट को गलत, अमेंडमेंट को सपोर्ट किया ना, अमेंडमेंट को सपोर्ट किया, कह रहा है कि अमेंडमेंट सही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गलत है। हो सकता है, मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ होगा, लेकिन अमेंडमेंट गलत नहीं है। चौथी अमेंडमेंट आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस, जिसके हम खिलाफ, ईडब्ल्यूएस की अमेंडमेंट जो है हम बिल्कुल उसके खिलाफ है, सही अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अपोजिशन ने सपोर्ट किया, लेकिन उसको भी अपोजिशन ने सपोर्ट किया, इवन बीएसपी ने सपोर्ट किया। एसपी, बीएसपी, आरजेडी, सिर्फ डीएम के खिलाफ सबने सपोर्ट किया, डीएमके को छोड़कर बाकी शायद ओवैसी की पार्टी ने, दो पार्टियां। अब आप मुझे बताइए, अभी और कोई है कि अमेंडमेंट ओबीसी को ही जो एक लिस्ट बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि स्टेट जो है वो ओबीसी की लिस्ट में कोई चीज और ऐड नहीं कर सकते, कोई लिस्ट नहीं बना सकते। दे कहना था स्टेट को पावर दे दिया उन्होंने, ठीक है ना, ये तो फेडरलिज्म मजबूत हुआ ना। यस, तो उसने जो है वो स्टेट को और दोबारा पावर दिया, ठीक है। तो आप यू टेल मी कि पिछले 10 इयर्स में यदि संविधान को कोई खतरा नहीं हुआ है तो क्यों खतरे की बात कर रहे हैं? मुझे लगता जबकि 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी इनके पास हैं, तब नहीं हुआ। 362, यदि संविधान में यदि आपको कोई बदलाव करना है तो 362 मेंबर पार्लियामेंट आपके पास चाहिए। तो एनडीए मिला के इनका लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 जो भी वो फिगर होगा, तो आप देखेंगे 362। वैसे इनके पास तो 362 लोग है, अरेंज कर लेते हैं हर बार ना, हो ही जाता है अभी तक तो, ठीक है। संविधान बदलने के लिए नंबर की जरूरत नहीं है, संविधान में संशोधन के लिए नंबर की जरूरत है। एग्जैक्टली, संविधान की संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अंतर्गत है, लेकिन संविधान को यदि बदलना है तो नंबर की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत, मतलब इसको अगर उठा के फेंक देना है तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं, नंबर क्यों चाहिए? अब उसके लिए मिलिट्री। आप मुझे बताइए, पूरे दुनिया भर में संविधान बदलने की 2 प्रक्रिया है। संविधान कैसे आते हैं? एक आप देखेंगे कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस ने, केसी वेयर नाम का एक किताब है, उसने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में और उसके बाद में बनी, उसका पूरा एक स्टडी किया है। उस स्टडी में उसने कहा है कि संविधान कब बनते हैं? संविधान तब बनते हैं जब किसी देश को आजादी मिलती है, राइट, ठीक है। और उसने पूरे उदाहरण दिए है कि इतने देशों को आजादी मिली और उनको फिर संविधान बनाना पड़ा, राइट। और दूसरा एक उन्होंने बताया है कि फ्रेश स्टार्ट करने का एक
जिंदगी में मौका मिलता है, नहीं। फ्रेश स्टार्ट। राष्ट्र को नया राष्ट्र को फ्रेश स्टार्ट, मतलब कोई एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, जैसे श्रीलंका में एक क्राइसिस है, पाकिस्तान में एक क्राइसिस है, हमारे आसपास के पड़ोस के राज्य में सब क्राइसिस है। तो उनको ये जो है एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका आता है, पब्लिक रिवोल्ट कर देती है, पब्लिक एकदम से बड़ा रिवोल्ट कर देती है, और रिवोल्ट पिछले फ्रेम में नहीं चल सकता है। जैसे नेपाल में हुआ, यस, नया संविधान की जरूरत पड़ी। नया संविधान क्यों आया नेपाल में? क्योंकि वहां रिवोल्ट हो गया, पुराना सिस्टम नहीं चल सकता है। यस, तो पुराना सिस्टम चल नहीं सकता, फिर लोग जो है मिलकर संविधान लिखते हैं कि नया सिस्टम बनाना है। आप मुझे बताओ, ये इसमें से कोई सर्कमस्टेंस इंडिया में मौजूद है? नहीं। इस देश में कोई मौजूद है? सबसे स्टेबल संविधान है भारत का। तो मैंने कहा, मैं बता रहा हूँ, ये संविधान जो है अनादर 1000 ईयर्स तक के लिए लिखा गया है, ये 1000 साल तक चलेगा, इसमें छोटे मोटे बदलाव होते रहेंगे, लेकिन वो तो व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नहीं कर दिए कि बदलाव करते रहो। मतलब वी डोंट वांट टू गवर्न दिस कंट्री फ्रॉम आवर ग्रेव्स। ये आइडिया कि हम अब कब्र से, बाबा साहब का स्टेटमेंट है, अपने कब्र और श्मशान से हम इस देश को नहीं चलाना चाहते हैं। नई सिचुएशन आएगी, आप बदल लेना, ऑब्वियसली। तो ये जो स्टैटिक नहीं है किताब, स्थिर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिंदा किताब है। इनफैक्ट तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग संविधान खतरे में है इस आइडिया के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि सपोज जो खतरे में है वो लोग मान लेते हैं कि वो हार जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट में बनने वाली पार्टी है उसको लगेगा कि तुमने खतरे में कहा था, हम लोग उसको खतरे में डालें। हाँ, एक तरह से इंस्टिगेट करने वाला। संविधान खतरे में है, इस तरह का कोई भी चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। संविधान, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, क्योंकि जैसे अगर इस चुनाव में दो पार्टियां हैं, एक पार्टी कह रही है कि अगर मोदी आ गया तो संविधान खतरे में है, इसको अगर इसके बाद भी अगर मोदी आ गया तो ये माना जाएगा कि संविधान बदलने का मैंडेट मिल गया है। ऑब्वियसली वो बिना मतलब का, जबकि इस देश की जो 85% से या 100%, मैं आपको 100% बहुत सीरियस बात है कि 99% तक के लोग जो है ना इस देश में संविधान के चहेते हैं। अभी चाहते हैं इस देश में संविधान लागू रहना। मुझे आप बताइए कि इस देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको संविधान का बेनिफिट नहीं है? सही बात है। कौन अभी राजा के जमाने में जाके रहना चाहता है? कौन ये जो है फ्यूडल लॉर्ड के जमाने में जाके रहना चाहता है? किसको रूल ऑफ लॉ पसंद नहीं है? किसको पुलिस का प्रोटेक्शन पसंद नहीं है? किसको पार्लियामेंट में अपने मेंबर को चुनाव देने का वोट का अधिकार जुडिशरी नहीं चाहिए? किसको जुडिशरी न्याय की व्यवस्था नहीं चाहिए? आप बताइए कोई एक व्यक्ति जिसको जुडिशरी नहीं चाहिए, जिसको पार्लियामेंट नहीं चाहिए, जिसको रूल ऑफ लॉ नहीं चाहिए, जिसको इक्वालिटी नहीं चाहिए। Exactly. Is it not? So संविधान के भरोसे पर आप संविधान को खतरे में है ये कि जो नैरेटिव बनाकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप खुद उस संविधान को खतरे में डालने का प्रोविजन बना रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, और इसके बाद में ये कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बल्कि ये आपको संविधान खतरे में डालो, ये चुनावी मुद्दा बनाना अपने आप में बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि आपने मुद्दा बनाया और अगर आप हार गए तो ये माना जाएगा कि मैंडेट है संविधान बदलने का है, ऐसा माना जाए। अब जबरदस्ती मैंडेट देना चाह रहे हैं अगली सरकार को, और जबकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो संविधान नहीं बदलना चाहते हैं, उसकी पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं कि हम संविधान नहीं बदलना चाहते। मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, मैं बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने भी खिलाफ ही डाला बीजेपी के वोट अभी तक। तो मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ कि इस पार्टी को वोट करो, उस पार्टी कभी को नहीं करो, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपको संविधान खतरे में बता रहे हैं, उन लोगों ने संविधान के समर्थन में क्यों खड़े नहीं हुए? राहुल गांधी का एग्जाम्पल बताता हूँ। राहुल गांधी की जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर ने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन संविधान के खिलाफ है, और उसको जो है उसको खत्म करने के लिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया। राहुल गांधी उसका समर्थन नहीं कर रहा है। राहुल गांधी उल्टा बेसिक स्ट्रक्चर का समर्थन कर रहा है। और इनफैक्ट यदि इनके पास बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट इतना स्ट्रांग है, तो फिर किस चीज का डर है? यदि संविधान बदलने का कोई अटेम्प्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर लगा के उसको बचा लेगा। So we have a strongest Supreme Court in the world. मैं उस दिन यूएस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और लाइव ही अमेंडमेंट पर मैं वहाँ प्रेजेंट था, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बावजूद भी वहाँ का सुप्रीम कोर्ट सबसे स्ट्रांगेस्ट माना जाता है। लेकिन हमारे देश के जो वकील लोग हैं और जो कानून के जानकार है, वो लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो फिर आपका दुनिया का सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सही बात है, सबसे स्ट्रांगेस्ट सुप्रीम कोर्ट, फिर आप क्यों उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे? आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप जनता के ऊपर जो संविधान को
दुनिया में कहीं पे भी मैंने नहीं देखा है कि लोग जो संविधान की पूजा करते हैं, संविधान को सर पे उठा संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस मना रहे, मैंने कहीं नहीं देखा है। इनफैक्ट हम लोग संविधान दिवस मना रहे थे, पहला संविधान दिवस का प्रोग्राम मैं मेरी जिंदगी में जो देखा है वो मैंने पूना में लिया था, जहाँ अम्बेडकर मेमोरियल हॉल है मालमेटा में। वहां सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर के रामास्वामी मेरे गेस्ट थे। उसके बाद हम लोग मना रहे थे, लोग हमको सवाल पूछ रहे थे कि संविधान आप दिन क्यों मना रहे हैं, क्योंकि गणराज्य दिन तो है। फिर मोदी की सरकार आई, मोदी ने पूरा संविधान दिन का जो है एक राष्ट्रीय प्रोग्राम बना दिया। कांग्रेस ने विरोध किया उस प्रोग्राम का, कांग्रेस ने विरोध किया, सरकार ने उसको चलाया। आज देश के हर जगह पे संविधान का प्रोग्राम मनाया जाता है। ठीक है, सरकार मनाता है, जनता भी मनाती है, क्योंकि संविधान इज अ लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। बिना संविधान के कुछ नहीं हो सकता। यदि सपोज यही कॉन्फिडेंस है ना असल में अपोजिशन को, हम बताएंगे कि संविधान खतरे में डालेगा तो हमको लोग वोट देंगे। इसलिए ना, क्योंकि लोगों को संविधान प्रिय है। तो आप मुद्दों के ऊपर काम कीजिए। उन्होंने क्या करना चाहिए, यदि उनको सच में लगता है कि उन्होंने चुनाव जीतना चाहिए, तो उन्होंने बोलना चाहिए कि मोदी जो है जिस तरीके से संविधान लागू करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहा है, हम लागू करते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें संविधान लागू करने के लिए वोट दीजिए। यस। लेकिन दे आर बिल्डिंग अ वेरी नेगेटिव नैरेटिव व्हिच इज नॉट ओनली posing a great threat to the constitution, it will also pose a great threat to the democracy. Yes, true. ये वेरी सीरियस मैटर है, जिसको हमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है सचमुच। ये एक्चुअली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से प्रोविजन है और पूरा डिबेट के बाद इसमें अमेंडमेंट का प्रोविजन लाया गया है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत बनाने का तरीका है। क्योंकि एक नया चैलेंज आया, कोई जैसे एक आइडिया है ना कि आप एक पैराडाइम में रहते हैं, वो पैराडाइम जब क्राइसिस में आती है और एक टिपिंग पॉइंट होता है, उसके बाद एक नया पैराडाइम बन जाता है। वो टिपिंग पॉइंट कभी ना आए, इसके लिए आपने पैराडाइम में ही इतना स्पेस छोड़ दिया है कि उसी के अंदर उसके जो क्राइसिस हैं वो उसके अंदर रिजॉल्व होते रहे लगातार। कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ वेरी हाई लेवल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले कोई सामान्य लोग नहीं थे। बाबा साहब वाज वन ऑफ द वेरी स्टैलवर्ट पर्सन एंड ग्रेट लॉयर हिमसेल्फ। और उन्होंने किताब भी कितनी पढ़ी, दुनिया घूम लिए थे उसकी। ठीक है, उस बाबा साहब ने संविधान लिखा है तो आपका कुछ तो भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि नहीं। जब 75 सालों में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई उस समय नहीं संविधान बदला गया, तो आज कैसे बदला जाएगा? आज कैसे बदला जाएगा? इनफैक्ट वी हैव ए ट्रेडिशन। एग्जैक्टली, वी हैव ए ट्रेडिशन कि सरकारें क्यों चुनाव कर रही है। सरकारी इसीलिए हमको पहले इलेक्शन में भी बताया गया है कि इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, फिर दूसरे इलेक्शन के बाद में भी बताया गया कि इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस 5 बार लगातार जीतती गई ना। हाँ, 72 के बाद 72 तक लगातार जीत रही थी। लेफ्ट फ्रंट भी मेरे ख्याल से 33 साल जीतता रहा। इवन मोदी चुनाव जीतने के बाद बोला गया कि दूसरे 19 में चुनाव नहीं होगा, फिर 19 में चुनाव होंगे, फिर कह रहे 24 में चुनाव नहीं होंगे। नाउ अब इलेक्शन, तो मुझे ये कहना कि आप मोदी को चुनाव में हराइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्गर अपोजिशन हो इस देश में। आपकी बहुत सारी सीटें चुनते हैं, लेकिन यू आर बिल्डिंग अ वेरी रॉन्ग नैरेटिव। नहीं, बदलना होता तो चुनाव ही क्यों होता? हाँ, क्यों? चुनाव की जरूरत ही नहीं है। सही बात, चुनाव की जरूरत नहीं है। संविधान बदलने के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है संविधान में कि चुनाव लेने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है चुनाव लेने की। चुनाव ले रहा है, इसका मतलब नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के वो नया संविधान लिख देंगे। अगर ऑब्वियसली दैट कैन हैपन। कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। वो तो उसके पास होगा, उसको उठा के लाकर रख देगा। तो दैट्स हाउ आई टेल यू दैट संविधान को असल में लोगों का जो विचार है, संविधान से लोगों का जो लगाव है और प्यार है, उसका महत्व लोग समझते हैं। इस वजह से संविधान जिंदा है। संविधान इस वजह से नहीं जिंदा है कि कोई पार्टी XYZ पार्टी इस देश को, इवन सुप्रीम कोर्ट, इवन यदि सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो उसको नहीं बचा सकता। नहीं, तो सरकार बोलते हैं हम नहीं मानते आपको। क्या करोगे? दुनिया में हुआ है ये दुनिया में होता रहा है, म्यांमार में हो रहा है, पाकिस्तान में हमारे आसपास हुआ है। म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका इधर उधर हो चुका है। को पकड़ के जेल में डाल देंगे, क्या करना है? सही बात है। तो इसीलिए जो है संविधान बदलने के लिए किसी तरह का कोई आपको प्रोविजन, इलेक्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट जब यदि इलेक्शन हो रहा है तो संविधान बचाओ। यही प्रूफ है। इलेक्शन हो रहा है, यस। यदि दोनों पार्टियां मिलकर आमने सामने इलेक्शन हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज में मोदी हार रहा है, अच्छी बात है। नहीं, ये पूरे प्रोसेस की कामयाबी है। ये प्रोसेस का सक्सेस है। डेमोक्रेसी कितनी रोबस्ट है कि आप अब बोल पा रहे हैं
कि एक सरकार जिसके पास 300 से ज्यादा पार्टी और एनडीए के तौर पर 350 से ज्यादा मेंबर हैं, यस, वो पार्टी हार रही है और ये चुनाव फिर भी जारी है। फिर भी जारी है। दूसरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग द इलेक्शन, ऑनगोइंग इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के मामले में केसेस फाइल हो रही है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है और कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास कर रहा है कि आप जो एसएलयू है, सिंबल लोडिंग यूनिट, सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करने का भी एक नया डायरेक्शन दे दिया है। अब मुझे बताइए कि ये कौन से डेमोक्रेसी में होता है? यदि संविधान जिंदा नहीं होता, ये होता नहीं, कैसे नहीं आता? मैं खुद सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए ईवीएम के खिलाफ आर्गुमेंट कर चुका हूँ, वहां नोटिस हो चुका है बॉम्बे हाई कोर्ट में। आप केस लड़ रहे हैं उसको? ईवीएम के खिलाफ मैं खुद केस लड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब केस लड़ रहे हैं, चुनाव हो रहा है, सारे प्रोसेसेस हैं, सरकारें हार रही है राज्यों में, नई सरकार बनेगी, प्रोसेस इज ऑन। That's what you see. We have a rather processes are on actually. So many processes are on. Checks and balances. There are 5-6 checks and balances. Right. हमारे देश में यदि कोई कानून बनता है पार्लियामेंट के माध्यम से, कोई अमेंडमेंट आती है, तो उस अमेंडमेंट को आप प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए भेजते हैं। यदि वो कुछ सर्टन पार्ट्स के बारे में अमेंडमेंट होगी तो आप उसको स्टेट्स के पास भेजते हैं, हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन करिए, फिर आप प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। जब प्रेसिडेंट उसको मान्यता दे देता है तब आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। यस, ये कोई सामान्य प्रोसेस नहीं है कि रातों रात और अगली सरकार उसको फिर ठीक भी कर देती, चेंज भी कर सकती है, ठीक भी कर देती है। यदि जरूरत पड़ी तो उसमें विड्रॉ भी, कुछ अमेंडमेंट्स जो है, तो मैंडेट अगली जो अपोजिशन है उसको मैंडेट मांगना चाहिए अपना, अपने प्रोमिसेस पे। आने के बाद अगर मोदी की सरकार में कोई गलत बदलाव हुआ है, उसको लगता है कि कोई गलत बदलाव हुआ है, तो उसको बदल दे सकते हैं। आप देखेंगे कि, और अल्टीमेटली नहीं सर, एक चीज और है, दरअसल अपोजिशन को इलेक्टोरल प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में भरोसा है, तभी वो चुनाव में जा रहे हैं। तभी जा रहे हैं। अगर उनको लगता कि ये प्रोसेसेस नहीं काम कर रहे हैं तो चुनाव में वो नहीं जाते ना। क्यों जाते? इम्पोर्टेंटली देखिए कि सरकारें भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति बड़े संदेह, मतलब संवेदनशील रहे हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने एक अमेंडमेंट किया था, अमेंडमेंट गलत नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो अमेंडमेंट गलत है। अमेंडमेंट क्या था कि नो इलेक्शंस ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, क्योंकि राजनारायण में जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था और राजनारायण इंदिरा गांधी को चुनाव हरवा दिया। आचार खन्ना केस नहीं, आई थिंक नहीं, राजनारायण केस, आई थिंक उसमें हो सकता है कोई जो भी, लेकिन उसको चुनाव हरवा दिया था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी क्या कर रही थी उस समय? इंदिरा गांधी ने उस समय जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, इंश्योरेंस कंपनियों का नेशनलाइज, SC/ST आरक्षण पूरे देश भर में बैंकों में लागू हो गया था। इनफैक्ट IIT में रिजर्वेशन उसी समय इंदिरा गांधी ने लगाया। इंदिरा गांधी ने लगाया, उससे पहले IIT में रिजर्वेशन, यस ऑब्वियसली। फिर दूसरा, जो जमींदारों की जमींदारी खारिज कर दी थी, यस, ये राजाओं की पर्सेस जो फ्री पर्स खत्म किया, उसको खत्म कर रही थी। तो इंदिरा गांधी टाइटल्स खत्म किए, उनके टाइटल्स खत्म, महाराजाधिराज सब खत्म हो गया, नवाब बहादुर सब खत्म हो गया। इस समय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंदिरा गांधी को चुनाव में हरवा दो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के सामने बड़ा क्राइसिस था, तो उसने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट के थ्रू अमेंडमेंट लाया है कि नो इलेक्शन ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर शैल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट है। फिर क्या हुआ कि नई सरकार बनी इंदिरा गांधी के बाद, उसने उस अमेंडमेंट को विड्रॉ कर दिया। संविधान का संविधान उस समय खतरे में था ना, इसके बाद तो संविधान को रिस्टोर कर दिया। कई अमेंडमेंट जो है जो संविधान को रिस्टोर, 42nd अमेंडमेंट से कई अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट में से जिसको रिस्टोर कर दिया गया है। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, यदि ये सरकार उस तरह से करता है तो आप दूसरी सरकार लेके आप उसको बदल दो। तो यू हैव सो मेनी चेक्स एंड बैलेंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप क्यों इस तरह का प्रचार करते हैं कि संविधान खतरे में है? नहीं सर, वो दैट इज पॉलिटिकल। एक्चुअली इस देश के लोग संविधान को प्यार करते हैं, ये डराना चाह रहे हैं कि देखो संविधान खतरे में आ जाएगा तो तुम मुझे वोट दो। ये पॉलिटिकल। दूसरा भी एक इसका कंटेक्स्ट है। इसका यह मतलब है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को ये लगता है कि संविधान के भरोसे पर वोट मिलता है। हाँ, संविधान खतरे में बताओ तो वोट मिली। चुनाव जीता जा सकता है, चुनाव जीता जा सकता है, सरकार बनाई जा सकती है, ये पॉलिटिकल पार्टियों को पता चल गया। तो जब इतने लोग संविधान को चाहते हैं तो फिर संविधान कैसे खतरे में रह सकता है? भारत का अगर 140 करोड़ आदमी संविधान बचाना चाह रहा है तो कैसे
कैसे संविधान खतरे में रहेगा। इम्पोर्टेंटली अब सीरियस मोड पे चलते, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कोई भी संविधान ड्यूरेबल नहीं होता। बाबा साहब ने कहा कोई भी कानून ड्यूरेबल नहीं होता, लोग उसको ड्यूरेबल बनाते हैं। वही कोई बल्कि ये भी कहा उन्होंने कि कोई consensus. संविधान अच्छा है बुरा नहीं होता, चलाने वाले लोग अगर बुरे हैं तो अच्छा से अच्छा संविधान बेकार हो जाएगा, संविधान बेकार हो जाएगा। इम्पोर्टेंटली बदलने की जरूरत भी नहीं। बदलने की जरूरत नहीं है, और संविधान को बदलने की, लेकिन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर जो कंसेंसस है किसी भी चीज का, नेशनल कंसेंसस, उसके आधार पर कानून। संविधान के प्रति इस देश में नेशनल कंसेंसस है कि संविधान रहना चाहिए, और मैं खुद देख रहा हूँ कि नेशनल कंसेंसस। यस, लोग त्योहार की तरह मना रहे हैं। यस, त्योहार की तरह मना रहे हैं। दुनिया में कहाँ होता है? सिर्फ पार्लियामेंट या मोदी के कहने के जैसे लोग संविधान दिन नहीं मना वो पहले से मना रहे थे ना। रहे। हम लोग तो कब से मना रहे हैं। यस, सरकार ने कब शुरू किया। यस, तो इसीलिए जो है कंसेंसस है, बेनिफिशियरीज, एवरीबॉडी इज अ बेनिफिशियरी ऑफ Yes. कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो सर नरेंद्र मोदी पीएम बनता क्या? आई डोंट कहाँ इतना मामूली परिवार का आदमी है जिसको मतलब बच्चा इंग्लिश स्कूल में नहीं भेज पाया। यस, गुजराती क्यों, उसको इंग्लिश क्यों नहीं आती है? प्रॉम्प्टर वो जो टेलीप्रॉम्प्टर देख के क्यों पढ़ता है? बता रहे हैं, हाँ नहीं, बाइडेन वाला वीडियो नहीं, नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर देख क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती है। वो एक गुजराती स्कूल का बच्चा प्रधानमंत्री बन रहा है। ये डेमोक्रेसी का मतलब कितनी बड़ी विक्ट्री है। इवन आप देखेंगे कि तेली जाति जो कहीं कहीं है, मोटगा जी हैं, और तेली जाति जो नहीं, जिसके बारे में है, सर जिसके बारे में कहते हैं कि उसका मुंह देखने से दिन खराब हो जाता है, उस जाति अनटचेबिलिटी में, अनसीएबल कम्युनिटीज, अनसीएबल है, सीएबल कम्युनिटीज Untouchable में, नहीं, unsayable कम्युनिटीज में आती है महाराष्ट्र में। और नहीं, हमारे यहाँ भी अच्छा, सब जगह है। अनसीएबल तो मतलब और हमारे यहाँ पे कुछ दिन खराब हो जाता है, लोग बोलते हैं, सब हाँ। हिंदी में मुहावरा है। तो आप मुझे बताइए कि इस देश में देवेगौड़ा बनते क्या प्राइम मिनिस्टर? क्या कैसे बनते सर? देवेगौड़ा किसान का बेटा है, किसान का बेटा, नीतीश कुमार किसान का बेटा है, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं? नहीं, ये लालू यादव चपरासी क्वार्टर में उनके जीवन का बड़ा हिस्सा बीता है। अच्छा, हाँ, चपरासी क्वार्टर मायावती बनते चीफ मिनिस्टर? नहीं, सवाल बहन जी जो है 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी है उत्तर प्रदेश की, और वो भी उस प्रदेश की जहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है उनकी विचारधारा को न मानने वाले लोगों की है। कामराज नाडार 5th क्लास पास, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनता है और मिड डे मील लेके आता है। यस, डेमोक्रेसी है ना, इसलिए हो रहा है। करुणानिधि हाँ, है ना, फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर Yes. वहां से वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि हम लोगों ने संविधान का सक्सेस, कर्पूरी ठाकुर सीएम बन गए, भारत रत्न का पदवी मिला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए तो हो रहा है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड पीपल। यस, हमें सक्सेसेस देखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, उस दिन में सीनेट हाउस, यूनाइटेड स्टेट्स के सीनेट में गया था, और सीनेट में जो है वोटिंग बातचीत हो रही थी, बहुत सारी चीजों पे बातचीत हो रही थी। उसी दरमियान मैंने कांग्रेस में भी गया। कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गया, कांग्रेस इज दी पार्लियामेंट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग चल रही थी। वोटिंग क्या थी कि इजराइल को लेकर, पैलेस्टाइन और इजराइल का ये है, और फिर रशिया का, और एक कौन सा वो देश, उसका युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ में। तो इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स को उनको एड देना है फाइनेंशियली। तो सारे मेंबर, आई थिंक अराउंड 500 मेंबर्स वेयर प्रेजेंट, सब लोग बातचीत कर रहे थे। उनकी तरफ वोटिंग का सिस्टम अलग है, जाके वहाँ पे आपको एक अपना बटन दबाना है एक जगह पे, और जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि 500 लोग प्रेजेंट हैं, 500 लोग प्रेजेंट है, लेकिन वोटिंग सिर्फ 250 लोगों ने किया, और उसमें जो है 200 लोगों ने फेवर में वोटिंग कर दिया और 50 लोगों ने अगेंस्ट में वोटिंग कर दिया। इतना क्यों? सारे 500 लोग प्रेजेंट है, क्यों इतना कम वोटिंग हुआ है? कंसेंसस है, कंसेंसस देना है ना, देना है भाई, है। सबको मालूम है कि यहाँ माइनॉरिटी जो लोग है वही विरोध कर रहा है। 500 लोग भी वोट डालते थे, नतीजा आना, इसलिए लोग वोट नहीं डालने का। एग्जैक्टली। तो कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में बताना जो है, वो नितिन साहब जो बोल रहे हैं, उसको आप लोग विचार कीजिए। और मैं तो कम से कम सहमत हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। इस तरह का जो बोगी क्रिएट हो रहा है, ये दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी कार्य है, संविधान को कमजोर करने वाला कार्य है। तो आप लोगों ने इस बातचीत को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया नितिन साहब, आपने इतना सारा समय दिया है, थैंक यू, शुक्रिया। ये किताब सुरक्षित है, प्लीज, हाँ, डरिएगा मत, डराया जा रहा है।